विद्यार्थियों नमस्कार। श्री वर्धमान विद्यालय महसाणा की तरफ से ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 की हिंदी में आज पाठ 1 जिसका नाम है दो बैलों की कथा, आज हम भाग 3 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं, और आज हम भाग 3 में इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए आगे। विद्यार्थियों, भाग 2 से आगे में भाग 2 में हमने पढ़ा था कि अंतिम में हीरा और मोती मटर की खेत में खाते हुए पकड़े जाते हैं और दोनों को पकड़ करके ले जा कर के कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। अब दोनों मित्र हीरा और मोती कहाँ पर हैं? तो कांजी हाउस में है। तो उसके आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। यह है दृश्य 4। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। यानी इसके पहले हीरा मोती को कुछ न कुछ भले ही सूखा भूसा ही मिल जाता था, लेकिन मिल जाता था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी खाने को नहीं मिला। समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यानी गया फिर भी अच्छा था कि भाई सूखा भूसा देता था, लेकिन देता था सही, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं, सूखा भूसा तक भी नहीं है। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। यानी किसी के सामने खाने के लिए कोई भी चारा नहीं था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। यानी उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि ऐसा प्रतीत होता था कि मानो यह मुर्दे हैं, यानी अर्ध मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते थे। टकटकी लगाए देखना मतलब कि एक दृष्टि से देखते रहना, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती? यानी क्या दीवार चाटने से उनकी पेट की भूख मिट सकती थी? शायद कभी नहीं। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। रात में भी कुछ खाने को नहीं मिला, तब हीरा उसके अंदर और भी क्रोध बढ़ जाता है और मोती से कहता है, मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। तब हीरा कहता है, इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। तब मोती कहता है, आओ दीवार तोड़ डालें। तो हीरा कहता, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। इस प्रकार से दोनों हीरा और मोती क्या करते हैं? वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। जब हीरा ने अपने सींग से उस मिट्टी की दीवार के ऊपर प्रहार किया तो मिट्टी का पहला परत होता है, जो चिप्पड़ है, वो निकल कर बाहर आ जाता है। तब उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि भाई अब दीवार क्या हो सकती है? टूट सकती है। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर
जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। अब प्रश्न पूछा जाता है कि भाई काजी होश में जानवरों की हाजिरी क्यों ली जाती थी, यानी कोई भी जानवर बीमार तो नहीं है, कोई मर तो नहीं गया है, संख्या उसकी यथावत है कि नहीं है, कोई भाग तो नहीं गया है, यानी ये सब देखने के लिए जो है उनकी हाजिरी ली जाती थी। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए। हीरा ने जिस प्रकार से अपने सींग से दीवार में जो है प्रहार किया था, उसको देख करके चौकीदार ने हीरा को 2-4 डंडे पीट डाले और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। हीरा ने कहा, अपने बल बूते जो है जितनी मेरे में ताकत थी उतना तो मारा। तब मोती कहता है, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए। तब हीरा कहता है, जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितना भी बंधन पड़ते जाए। तब मोती कहता है, जान से हाथ धोना पड़ेगा। तब हीरा कहता है, कुछ परवाह नहीं। यानी इन हीरा मोती के संवाद से जो है ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी आदमी किसी भी कैद में हो तो आज़ादी के लिए वो क्या करता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, यानी अंतिम सांस तक जो है प्रयत्न करता है कि वो अपनी आज़ादी पा सके और कैद से वो जो है मुक्त हो पाए और किसी दूसरे की गुलामी से जो है मुक्त हो पाए। यहाँ पर भी जो है हीरा उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद चाहती है तो कितनी जानें बच जाती हैं। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हीरा जो है अपने बारे में तो कम सोचता है, लेकिन दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। हाँ, यह बात तो है। मोती कहता है, हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी तरह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। यानी एक बार जो है थोड़ा सा सफलता प्राप्त होती है तो हिम्मत क्या होती है, बढ़ जाती है। वैसे मोती में भी हो जाता है। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। फिर मोती जो है जैसे सामने दुश्मन से लड़ रहा हो ऐसा जो है मान करके वो दीवार के ऊपर प्रहार करना शुरू कर देता है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई, यानी टूट के गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि जो अधमरे से पड़े हुए जो सभी जानवर थे वो चेत उठे, मतलब कि जो ऐसा लग रहा था कि मानो जो है अधमरे अवस्था में है। जैसे दीवार गिरी तो उनमें भी चेतना आ जाती है, उठ करके बैठ जाते हैं। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। सबसे पहले कौन भागा, तो तीनों घोड़ियां जो है सीधे भाग जाती हैं। फिर बकरियां निकली। इसके बाद भैंसें भी धीमे से खिसक गई, यानी घोड़ी, बकरी और भैंस सभी क्या होती हैं, वहाँ से भाग जाती हैं। पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। गधे जो है भागे नहीं। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा कि जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए। यानी एक गधे ने जवाब दिया कि फिर से भाग के जाएंगे तो हम तो जो है भागने वाले नहीं हैं। अब फिर से जो है कोई पकड़ कर ला कर के हमको क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। तो हीरा ने कहा कि अभी तो अवसर है भाग जाने का, भाग जाओ। तब गधे ने कहा, हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे, यानी हम जो है बाहर जाएंगे तो कोई पकड़ के ला के फिर से डाल देगा, इसलिए हमें डर लग रहा है और हम जो है यहीं पड़े रहेंगे, यहीं हम जो है ठीक है।
आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। यानी हीरा ने सोचा कि दोनों में से जो है रस्सी तो तोड़ना, रस्सी जो खुल नहीं रही है, टूट नहीं रही है, तो मेरा भागना तो संभव है नहीं। कम से कम मेरा मित्र मोती तो जो सुरक्षित रहे, भाग जाए। और उसको भागने के लिए कहता है, परंतु मोती क्या कह रहा है? मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम कितने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, यदि यहाँ रहोगे तो बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती ने गर्व से कहा, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता? तो शुरुआत तो तुमने किया है, और यदि उस काम को जो है मैंने पूरा किया है और उसके लिए मुझे सज़ा मिले तो इसमें कोई चिंता की बात ही नहीं है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई है, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। इतना तो काम हो ही गया है कि जो है हमने 9-10 प्राणियों का जो है जान बचा लिया है, कम से कम उनका जो आशीर्वाद तो हमको फलित होगा। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास जाकर सो गया। तब जाकर के वो अपने मित्र हीरा के पास में आकर के सो गया। भोर होते ही, भोर अर्थात सुबह, भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। यानी पूरे जो है कांजी हाउस में से जो है सिर्फ 2 ही जानवर रह गए हैं, बाकी सब जानवर क्या हो गए हैं, दीवार तोड़ करके भाग गए हैं। यह इस कारण से जो है पूरे कांजी हाउस में खलबली मच जाती है। मुंशी और चौकीदार जो है वो भी परेशान हो जाते हैं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सियों में बांध दिया गया। तब जो है मुंशी और चौकीदार ने हीरा को तो रस्सियों में बांधा और पीटा ही था, अब मोती को भी रस्सियों में बांधा और उनको बराबर की मरम्मत किया, मतलब कि पिटाई किया। ये हो गया दृश्य 4 पूरा हो जाता है। अब अगले दृश्य में हम क्या देखते हैं? अगले दृश्य में देखते हैं दृश्य 5 में कि 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। कहाँ बंधे पड़े रहे? तो कांजी हाउस में बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। तृण मतलब कि घास या तिनका। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दिन भर में एक बार पानी मिलता था और उसी पानी को जो पी कर के वो रहते थे। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। इतने जो है कमज़ोर हो गए थे कि उनके लिए उठना भी संभव नहीं था। ठठरियाँ निकल आई थीं, हड्डियाँ जो है बाहर दिखाई दे रही थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। यानी अब जो है उनकी क्या होने वाली है, डुग्गी बजा करके लोग इकट्ठा किए जा रहे थे। कांजी हाउस में के पास जो है लोग नीलामी के लिए इकट्ठा हो रहे थे और हीरा मोती को जो है कांजी हाउस से बाहर नीलामी में लाया गया। लोग आकर उसकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। मन फीका करके मतलब दुखी हो करके, मायूस हो करके। तो लोग
आकर उसकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। और लोग जो है सोचने लगे कि ऐसे दुर्बल, ऐसे कमज़ोर, ऐसे अधमरे बैल जो है कौन खरीदेगा, इसका खरीदार कौन होगा। इस प्रकार से जो है लोग देख करके चले जाते हैं और हीरा मोती को कोई खरीदता नहीं। सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हे में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उनके जो है पैर के भाग में उसको जो है छू करके उसको उंगली दबा करके उसने देखा। उसका चेहरा देख कर के अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वो मन ही मन जो है सोच लिए या सोच करके जो है उनके अंदर जो है भय पैदा होने लगा, दिल जो है कांप उठा। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा मोती जो एक दूसरे को जो है सहमी हुई नज़र से देखते हैं, डरे हुए नेत्रों से देखते हैं और अपना सिर झुका लेते हैं। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। नाहक मतलब कि बेकार में भागे, अब हमारा जान का बचना मुश्किल है। मोती ने अस्त्र श्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। तब हीरा जो है मोती से एक आध्यात्म रूप से समझाता है कि भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, क्या अब न बचाएंगे। वह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, हीरा कहता है कि क्या चिंता, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम में आ जाएंगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। नीलामी हो जाती है और वो कसाई उनको जो है खरीद करके ले जाता है और दोनों का जो है शरीर का एक एक अंग जो है कांप रहा है। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़, रेवड़ मतलब कि पशुओं का झुंड, जिसे रेवड़ कहा जाता है, सब समूह के लिए एक शब्द। एक रेवड़ हरे हरे घास में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, सभी जानवर क्या थे, खुश नज़र आ रहे थे। चिकने चपल, देखने में सुंदर और होशियार दिखाई दे रहे थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर मतलब कि जब पशु जो है खाता है और खा के जब बैठता है तो मुंह चलाता है, उसको पागुर कहते हैं। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक मतलब कसाई, बधिक के हाथ पड़े, कैसे दुखी हैं। यानी इस प्रकार से जो है हीरा मोती अन्य पशुओं के बारे में सोचते कि भाई कि उनको जो है हमारे बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हमारे बारे में कोई सोच नहीं रहा है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। राह मतलब रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगा। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। जैसे जैसे जो आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उनकी चलने की जो रफ्तार है, गति है, वो तेज हो जाती है। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यानी अब उनके अंदर जो थकान था, जो कमज़ोरी थी, सारी कमज़ोरी ऐसा लग रहा है कि जो है गायब हो गई है। ये लो, अपना ही घर आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे। पूर मतलब कि पहले के ज़माने में कुएं से जो है पानी निकालने के लिए रेहट चलती थी, और रेहट जो है किससे चलता था, बैल उसको घुमाता था,
और बैल के द्वारा जो है उसे घुमाया जाता था उस रेहट को, तो कुएं से पानी निकलता था, उसको कहते हैं पूर चलाना। और यही कुआं है। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया है। नगीच मतलब नज़दीक। तो हीरा ने बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, या मतलब ये दड़ियल कसाई जाने देगा? तब मोती कहता है कि इसे मैं मार गिराता हूँ। तब हीरा कहता नहीं 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 नहीं, दौड़ कर थान चलो। थान मतलब कि अपने स्थान पर चलो जहाँ पर जो है हम बांधे जाते थे, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। मतलब कि जैसे छोटा बछड़ा जो है कूदने लगता है, खेलने लगता है और भागने लगता है, वैसे ये भी जो है हीरा मोती कुलेल करते हुए भागने लगते हैं। यह हमारा थान। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। यानी ऐसा लग रहा है कि झूरी को जो है उसके दोनों बेटे मिल गए हैं, हीरा और मोती, और उनको जो है कई दिनों के बाद मिलने के कारण से वह उनसे जो है गले मिलने लगता है और उनकी हालत को देख करके दुखी भी हो जाता है। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा बैल मेरे हैं। तो दड़ियल ने कहा तुम्हारे बैल कैसे? मैं इसे मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, मतलब नीलामी में ख़रीद के लाया हूँ, यह बैल हमारे हैं। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। तब जो है झूरी काफ़ी कड़क शब्दों में कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम चुरा के लाए हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार, क्या हक है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। इस प्रकार से झूरी जो है काफ़ी गुस्सा होता है और काफ़ी कड़क शब्दों में जो है उस कसाई को जो है जवाब देता है और कहता है बैल मेरे हैं, इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकाल कर वह रुका, पर दड़ियल वहाँ खड़ा था। पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर्य की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। इस प्रकार से जो है हीरा मोती वह अपने मालिक झूरी के पास पहुंच जाते हैं। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। तब मोती ने कहा अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। तब हीरा कहता है अब न आएगा। तो मोती ने कहा आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। तो मोती ने कहा मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। तब हीरा ने कहा हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता है, इसीलिए हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली भूसा चोकर दाना भर दिया जाता है और दोनों मित्र अर्थात हीरा मोती फिर से अपनी नाद पे लग जाते हैं और खाने लगते हैं। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा है और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था और
उसी समय मालकिन आकर दोनों के माथे चूम लेती है, क्योंकि वही मालकिन जो है उन दोनों को क्या कह रही थी, कामचोर कह रही थी। अंत में मालकिन भी जो है काफ़ी पछतावा करती है, काफ़ी उनको दुख होता है हीरा मोती की इस दुर्दयनीय अवस्था को देख करके, क्योंकि जो है उनका शरीर काफ़ी दुर्बल हो चुका था। तब जाकर के मालकिन को भी अपने हीरा मोती के ऊपर गर्व होता है और उनके ऊपर जो है प्यार उमड़ आता है, और इसीलिए मालकिन क्या करती हैं, दोनों के माथे चूम लेती हैं। तो विद्यार्थियों, ये पाठ जो है आज यहीं पर पूरा होता है, और भाग नंबर 4 में हम जो है पूरा इसका स्वाध्याय जो है हल करके देंगे और उसको आपको लिखना रहेगा। तो इस पाठ से संबंधित हम आपको जो है एक हीरा मोती की कथा जो है, 2 बैलों की कथा आपको जो है एक चलचित्र दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं और उसको समझते हैं। चलिए चलचित्र। 2 बैलों की कथा। झूरी किसान के 2 बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों डील में ऊंचे, देखने में सुंदर काठी के और काम में दक्ष थे। बहुत दिनों से एक साथ काम करते करते रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। एक बार झूरी ने अपने दोनों बैलों की जोड़ी को पत्नी के आग्रह पर ससुराल कार्यवश भेज दिया, लेकिन बैलों को इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि उन्हें क्यों भेजा जा रहा है। उन्होंने समझा कि उन्हें मालिक ने बेच दिया है। इसलिए रास्ते में जाते समय उन्होंने झूरी के साले गया को पूरे रास्ते खूब झकाया। संध्या होने तक दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर चलने के कारण भूखे भी थे, इसलिए जब उन्हें नांद में लगाया गया तो बड़ी तेजी से खाने को उत्सुक हुए, लेकिन एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था, क्योंकि आज तक जिसे उन्होंने घर समझा वह आज उनसे छूट गया था। यहाँ उनके लिए सब कुछ नया था। दोनों ने बिना कुछ खाए पिए ही एक दूसरे को कनखियों से देखा और अपनी मूक भाषा में सलाह की। जब रात में गांव में सब लोग सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ डाले और घर की तरफ सटपट चल पड़े। प्रातःकाल जब झूरी सोकर उठा तो अपने दोनों बैलों हीरा और मोती को दरवाजे पर देखकर स्नेह से गदगद हो उठा। दोनों बैलों की गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे थे। साथ ही दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह छलक रहा था। झूरी ने दोनों बैलों को इस अवस्था में देखकर खुशी से दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और उन्हें बार बार चूमने लगा। यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, लेकिन झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल बुन उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। परंतु झूरी अपने बैलों पर यह आरोप न सुन सका और बोला, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तभी तो भाग आए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने पत्नी को चिढ़ाने के ख्याल से कहा, चारा मिलता तो क्यों भागते। दूसरे दिन झूरी का साला गया फिर आ गया और इस बार उसने उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया, जिससे वे उसे रास्ते में परेशान न कर सकें। जबकि 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, क्योंकि गाड़ी गिरने पर चोट तो उन्हें ही लगती। हीरा ज्यादा समझदार था। संध्या समय घर पहुंचकर दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा गया और कल की शरारत का मजा चकाने के उद्देश्य से उन्हें फिर वही
सूखा भूसा दिया गया, जबकि अपने घर के बैलों को खली, चूनी सब कुछ दिया गया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था, न ही ऐसा कभी खाने को दिया गया था। दोनों ने नांद की तरफ आंख तक न उठाई। अगली सुबह गया ने दोनों बैलों को हल में जोता, पर दोनों बैलों ने अपनी जगह से न हटने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, लेकिन उन्होंने वहां से अपने पैरों को टस से मस तक नहीं किया। इस प्रकार हार मानकर गया ने उन्हें नांद पर लाकर बांध दिया। दोनों के सामने आज भी रूखा सूखा भूसा ही डाला गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग अभी भोजन कर ही रहे थे कि एक छोटी सी लड़की घर से 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस रोटी से उनकी भूख तो शांत होने वाली नहीं थी, लेकिन मानो दोनों के हृदय को एक अलग प्रकार की शांति मिली। धीरे धीरे 2-4 दिनों में उस छोटी सी लड़की, जो भौरी की थी, जिसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे हमेशा मारती रहती थी, से दोनों की आत्मीयता बढ़ गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते और शाम को थान पर बांध दिए जाते और रूखा सूखा भूसा डाल दिया जाता। बस रात को वही बालिका, लड़की, उन्हें रोटियां खिला जाती। उससे उनकी दोस्ती हो गई थी। एक रात दोनों ने वहां से भागने की योजना बनाई। रात को जब लड़की रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर रस्सी मोटी होने के कारण मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। तभी उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला और वह लड़की उनके सामने आ खड़ी हुई। दोनों सिर झुकाकर उसके हाथ को चाटने लगे। उसने दोनों के माथे पर हाथ फेरा और बोली, खोल देती हूँ तुम दोनों को, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग तुमसे काम करवा करवा कर मार डालेंगे। उसने दोनों के गराव खोल दिए और भागने का इशारा किया, पर दोनों चुपचाप खड़े अभी सोच रहे थे कि हमारे भागने पर इस बच्ची पर आफत न आ जाए। तभी वह चिल्ला पड़ी, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी पकड़ो। यह सुनते ही दोनों वहां से भाग निकले। गया घबराकर घर से बाहर आया और भागते हुए बैलों का पीछा करने लगा। दोनों बैलों ने भागने के चक्कर में इतना भी ध्यान नहीं रखा कि वे रास्ता भूल गए थे और भूख से व्याकुल हो रहे थे। अभी उन्होंने आजादी की सांस भी पूरी तरह नहीं ली थी कि देखा, अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। सांड भी हाथी की भांति विशाल काय था। उससे भागना भी कायरता ही थी, सो दोनों ने उससे सामना करना ही उचित समझा। ज्यों ही सांड हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से उसे दौड़ाया। सांड जब उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने उसे रगेदा। इस प्रकार सांड ने झल्लाकर हीरा का अंत करने की सोची। तभी मोती ने बगल से आकर सांड की पेट में सींग भोंक दी। अचानक हमले से घबराकर सांड घायल होकर गिर पड़ा। तब दोनों मित्र विजय के नशे में उसे छोड़कर झूमते हुए आगे निकल गए। दोनों को लड़ने के कारण भूख लग रही थी। तभी उन्हें मटर का खेत सामने दिखा। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, लेकिन उसने एक न सुनी। उन्होंने अभी 2-4 ग्रास खाए थे, तभी 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े। दोनों मित्र दलदल में फंसने के कारण भाग न सके। उन आदमियों ने उन्हें पकड़कर काजी हाउस में बंद करवा दिया। जब वे काजी हाउस के अंदर पहुंचे तो देखा कि वहां कई भैंसें थीं, कई बकरियां, कई घोड़े,
कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों इस आस में टकटकी लगाए देखते रहे कि कोई चारा लेकर आएगा, लेकिन जब कोई नहीं आया तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती, चलो यहां से भागने का कोई उपाय निकाला जाए। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, रात का वक्त था। उसने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर का धक्का मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा और उसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की। उसका साहस देखकर मोती ने भी उसी जगह सींग मारना प्रारंभ किया। काफी मेहनत के बाद आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवरों में भी जान आ गई। सबसे पहले 3 घोड़ियां सरपट भागीं, फिर बकरियां निकलीं, उसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी ज्यों के त्यों खड़े थे। मोती ने उन्हें भी सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दिया और अपने मित्र हीरा के पास बैठ गया, क्योंकि हीरा मोटी रस्सी से बंधा होने के कारण भाग नहीं सकता था। इसलिए मोती भी नहीं भागा। अगले दिन बाड़े की हालत देखकर वहां के चौकीदारों ने गुस्से में आकर हीरा और मोती की जमकर पिटाई की। अब उन्हें खाने को भी कुछ नहीं दिया जाने लगा। कुछ दिन इसी तरह बिताने पर एक दिन नीलामी हुई और उसमें एक व्यापारी ने दोनों बैलों को खरीद लिया। दोनों मित्र उस व्यापारी के साथ चल दिए। चलते चलते सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग और वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। उन्हें लगा कि यहां से अब उनका घर भी पास ही है, सो उन्होंने थोड़ी और फुर्ती दिखाते हुए घर के रास्ते की तरफ भागना शुरू किया और जब तक अपने घर के थान पर नहीं पहुंच गए, रुके नहीं। व्यापारी भी उनके पीछे पीछे भागता आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था और अपने बैलों के बारे में ही सोच रहा था। एकाएक उसकी नजर अपने बैलों पर पड़ी। वह खुशी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। दोनों बैलों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक छुरी का हाथ चाट रहा था तो दूसरा उसका पैर। तभी व्यापारी आ पहुंचा। उसने छुरी से कहा, ये मेरे बैल हैं, मैं इन्हें नीलामी कराकर ला रहा हूं। अभी वह बातें कर ही रहा था कि मोती ने उसकी ओर सींग चलाया। व्यापारी पीछे हटा तो मोती ने उसे दौड़ा लिया और तब तक दौड़ाता रहा जब तक व्यापारी गांव से बाहर नहीं निकल गया। फिर मोती विजयी सूर की भांति वापस स्थान पर अपने मित्र हीरा के पास आ गया। थोड़ी देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र बड़े चाव से उसे खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और उनकी शारीरिक कमजोरी को देखकर मन ही मन व्यथित भी हो रहा था। तभी झूरी की पत्नी ने भी आकर दोनों के माथे चूम लिए। प्रेमचंद। विद्यार्थियों, भाग 3 यहाँ पर पूर्ण होता है। धन्यवाद।